Hello everyone, a warm welcome to all of you. So in this particular video, I will be talking about how important is it to have a publication when you are applying for your PhD abroad. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पीएचडी के लिए बाहर अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या कंट्री में, तो आपके लिए क्या पब्लिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो आज हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले और हम देखेंगे क्या सच में पब्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है आपके पीएचडी के लिए या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंस है एक पेपर को पब्लिश करने के लिए। अगर आपका एक पेपर भी पब्लिश है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिशिंग रिसर्च फैक्टर और यू कैन से रिसर्च पेपर। सो फर्स्टली विल सी द इंपॉर्टेंस एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंस दैट यू कैन सी हियर इट इज कन्वे समथिंग इंपॉर्टेंट। सो whenever you are publishing a research paper, जब भी आप कोई रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं तो आप ये बताते हैं कि आपने कुछ एक नॉवल फाइंडिंग की है, आपने कुछ एक सच में कुछ नॉवल फाइंडिंग इस्टेब्लिश की है, आपने कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट किया है। तब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को कन्वे करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि हमारा जो नॉर्मल डिग्री से हटके हैं, मैंने ये कुछ सच में हासिल किया है, मैंने ये कुछ सच में लिया है। तो एक ये जरिया बनता है, एक ये वे बनता है कुछ बताने के लिए कि हमने सच में कुछ इंपॉर्टेंट ले लिया है। सेकेंड इज बिल्ड योर पोर्टफोलियो। जब आप अपना सीवी अपडेट करते हैं और या डिज़ाइन करते हैं, आपको उसमें जब आप लिखते हैं क्वालिफिकेशंस, वो तो सभी के पास होता है, बैचलर्स एंड मास्टर्स। जब आप आगे अपने इंटर्नशिप और एक्सपीरियंसेस को मेंशन करते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक भी पब्लिकेशन है तो वहाँ पे आपको क्या होता है, आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि आपका वहीं पे एक नया कॉलम या रो चला आता है, जिससे वहाँ पे जो भी इंटरव्यूअर होता है, जो भी आपके सीवी को शॉर्टलिस्ट करता है, उसको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है कि इसके पास एक पब्लिकेशन भी है। तो इसी तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को भी बना सकते हैं, आपके पास जो भी रिसर्च एक्सपीरियंस है वो मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास अगर कोई भी पब्लिकेशन है, बुक चैप्टर्स है या कोई भी पेटेंट्स है, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपके सीवी को प्रेफरेंस मिलेगी और अल्टीमेटली आपको ही प्रेफरेंस मिलेगी किसी भी इंस्टीट्यूट में या पीएचडी अब्रॉड के लिए कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए अच्छा होगा। थर्ड इज हेल्प्स इन एनरोलिंग फॉर हायर एजुकेशन एट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। ये ही नहीं, आपको आगे भी काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आप किसी भी हायर एजुकेशन या किसी भी रिनाउंड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं या इंडिया या अब्रॉड, तो आपको वहाँ पे भी इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि समझते हैं ऐसे कि मान लीजिए दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने भी इंटर्नशिप किया, आपने भी इंटर्नशिप किया है, एक स्टूडेंट ने 3 इंटर्नशिप्स किया, आपने 2 किए, लेकिन आपके पास एक पब्लिकेशन है, तो आपका उस पब्लिकेशन का आपको इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलेगा, प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप तो दोनों नहीं किए, लेकिन आपके पास एक पब्लिकेशन उससे ज्यादा है, आपके पास एक फैक्टर ज्यादा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके पास ज्यादा है। तो पब्लिकेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि एक वही प्रूफ करती है कि आप कितने डिटर्मिन्ड थे अपने रिसर्च के टाइम में, आप कितने डेडिकेटेड थे, आपने कितना लग के काम किया है। क्योंकि रिसर्च पेपर यूं ही पब्लिश नहीं होता, रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। हम कई सालों के लिए मेहनत करते हैं, उस टॉपिक को पढ़ते हैं और उसमें एक नॉवल फाइंडिंग लाते हैं, तभी वो एक साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट होने के बाद आप अगर रिज्यूमे में ऐड कर रहे हैं तो आपका ये क्या हो रहा है, आपको एक हायर इंस्टीट्यूट या आप कहीं पे भी पढ़ना चाहते हैं जो आपकी इच्छा है, आपको वहां पे चांस मिलेगा एक पढ़ने का या वहां पे सेलेक्ट होने का। इतना ही नहीं, हम पीएचडी अब्रॉड के बारे में बात करें, अगर आप कहीं पे भी अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मौका मिल सकता है। तो इतना ही नहीं, आप इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको अब्रॉड में भी पढ़ने का मौका मिल सकता है। क्योंकि आज तक जहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू फेस किया है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेरा यही मानना है जो सबसे पहला वो लोग देखते हैं उनके पास कोई पब्लिकेशन है, क्या रिसर्च स्किल है, जितना इसने काम किया है उतना इसके पास नॉलेज है कि नहीं। तो वहाँ पे एक पब्लिकेशन एक फैक्टर चला आता है और यहीं पे पब्लिकेशन की इंपॉर्टेंस चली आती है और यहीं से हमें पता चलता है कि पब्लिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास कोई भी एक पेपर है, बुक चैप्टर है, ज़रूरी नहीं है आप चाहे वो रिसर्च आर्टिकल हो या रिव्यू, आपने एक रिव्यू भी लिखा है, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आता है आपके लिए। तो ये आपको अब्रॉड कहीं पे भी पढ़ने का मौका दिलाएगा, या आपको रिसर्च में जाना है, पीएचडी में जाना है, तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी एक पब्लिकेशन के सहारे। फिफ्थ है प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स करियर इन रिसर्च। जैसा ही हमने डिस्कस किया कि आप इसको अपने सीवी में अपडेट कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स, कि आपके पास आपका ये अचीवमेंट है, अल्टीमेटली दिस इज योर अचीवमेंट, राइट। क्यों? क्योंकि आपने ये मेहनत किया है, आपने 5 साल की मेहनत की है, आपने पीएचडी किया है। अगर आप पोस्ट डॉक के लिए जा रहे हैं तो आपने पीएचडी में 5 साल की मेहनत की है। अगर आप पीएचडी
पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपने कुछ रिसर्च किया होगा, आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, अपने योगदान दिया होगा किसी रिसर्च लैब में। सपोज आप कहीं पे भी एक बहुत अच्छी रिसर्च में काम कर रहे हैं, वहां पे क्या हुआ, वो बहुत अट्रैक्टिव, आपने एक नॉवल फाइंडिंग को स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन आपने ग्रुप के साथ किया तो आपका भी तो नाम आएगा, तो अल्टीमेटली आपका नाम है उस रिसर्च पेपर में। तो क्या होगा, दिस इज वन ऑफ द प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स दैट इज अ करियर इन रिसर्च। तो आपने एक करियर बनाया एक रिसर्च में, आपने एक हासिल किया, एक उपलब्धि है आपकी, तो इसलिए आपको एक पीएचडी में मौका मिल सकता है एंटर करने के लिए, अगर आप अब्रॉड जाते हैं या कैसे भी। और क्या इंपॉर्टेंस है, आपको एक साइंटिफिक राइटिंग, एक कला आएगी, लिखने की कला। हम जैसे रिव्यू और रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हमको एक लिखने की कला आती है, क्योंकि जब तक हम कोई चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हमें वो नहीं आती। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जैसे ही हम लिखते रहते हैं तो हमें एक साइंटिफिक राइटिंग की एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंस है बहुत अच्छा, क्योंकि हम उस पेपर को लिख रहे हैं और हमें इतनी बारीकी से लिखना है क्योंकि हमारा पेपर एक्सेप्ट हो जाए साइंटिफिक कम्युनिटी। अल्टीमेटली कहाँ जाता है, एडिटोरियल बोर्ड के पास जाता है, वो लोग सेलेक्ट करते हैं हमारा पेपर। तो इतना अच्छे से होना चाहिए कि वो लोग सेलेक्ट करें, और अच्छे से कैसे आएगा, मतलब आपने वो स्किल डेवलप की है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आर्ट ऑफ साइंटिफिक राइटिंग। नेक्स्ट इज पोस्ट डॉक्टोरल अपॉइंटमेंट एंड अदर स्कॉलरली ग्रांट्स एंड फेलोशिप। अगर आपके पास पब्लिकेशन है, हो सकता है आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली तो आपको पीडीएफ का मौका मिलेगा बाहर जाने के लिए, आपको अब्रॉड में पढ़ने का मौका मिलेगा, दैट इज पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। अदर स्कॉलरली ग्रांट्स एंड फेलोशिप, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, आपको उसके लिए फंडिंग चाहिए, हो सकता है आप फंडिंग भी मिल जाए। तो ये इंपॉर्टेंस है रिसर्च पेपर की कि आप पीडीएफ के लिए जा सकते हैं, आप कोई भी ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेट्स से डीएसटी सब ग्रांट या बहुत सारी ग्रांट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकती है। आप किसी भी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल भी हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सबके जैसे नॉर्मल क्वालिफिकेशन तो है ही, इंटर्नशिप्स भी है, अच्छा खासा सीवी है, लेकिन एक एडेड एडवांटेज है आपके पास एक पब्लिकेशन भी, एटलीस्ट वन पब्लिकेशन भी होता है, तो भी आपके लिए एडेड एडवांटेज की तरह काम करता है। Improve your area of interest and genre of expertise. मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, अभी आपने क्या किया, अभी आपने उसी फील्ड में लग करके काम किया। लग करके काम करना या तो किसी भी रिसर्च एक्सपीरियंस के रूप में, मानते हैं कि आपने पीएचडी ही कर ली इंडिया में, अब आप पीएचडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या आपने कोई रिसर्च एक्सपीरियंस ले लिया, एमएससी के बाद आप किसी लैब में एनरोल हो गए। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंटरेस्ट था तो आपने वही प्रोजेक्ट में अप्लाई किया होगा, जॉब के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही होगा, कुछ मिलता जुलता काम होगा, कुछ कनेक्टिविटी होगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, एंड हियर लाइज योर इंटरेस्ट। यहीं से पता चलता है आपकी कनेक्टिविटी थी, तभी तो आपने वहां पे अप्लाई किया। जब आप अप्लाई कर रहे हैं मतलब आप उस फील्ड में लग करके काम कर रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं मतलब वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने अप्लाई ही वही किया था। इससे यही पता चलता है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आपको खुद को पहचानने में हेल्प मिलती है कि व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और जब आप पहचान लेते हो उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, आप इंप्रूव करने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें कॉन्टिन्यूस रिसर्च कर रहे हैं, हम उसमें प्रोटोकॉल लिख रहे हैं, हम उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं, उसको अल्टीमेट रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इट ऑलवेज इंप्रूव्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल्सो द जेनर ऑफ एक्सपर्टीज। मान लीजिए आपके पास कुछ पीसीआर का नॉलेज था पहले, थ्योरेटिकल एंड कुछ प्रैक्टिकल, लेकिन आप किसी लैब में जाने के बाद आपके पास अच्छा खासा पीसीआर का नॉलेज हो गया, आप बहुत ईजिली पीसीआर को हैंडल कर सकते हैं। हमने बहुत छोटा एग्जांपल लिया, आजकल तो बहुत वेल एडवांस टेक्निक है, ठीक है, हाई थ्रूपुट टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स है, हमने बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया, हमने बेसिक से लिया है। तो अगर आपने पीसीआर भी अच्छे से सीख लिया, एटलीस्ट आपको उसका भी नॉलेज है, तो ये जरूरी नहीं होता कि हमें कितना इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक आती है, ये जरूरी होता है कि हमें जितनी भी आती है वो कितनी ढंग से आती है, वो ज्यादा मैटर करता है। इसलिए हमेशा क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नहीं। हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना है। एक चीज सीखनी है बट इसको 100% सीखना है, कोशिश करना है 100% सीखे, क्योंकि 100% तो कुछ होता नहीं, फिर भी आप कुछ 90 to 95% तक उसमें उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। 9th इज फैकल्टी टीचिंग पोजीशंस एट वेल नोन इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटी। जब भी आपके पास पब्लिकेशन आता है तो खुद में ही एक अचीवमेंट चला आता है, और यहीं से ही आपको अगर किसी भी टीचिंग में या कोई भी प्रोफेसर बनने का कोई भी पैशन है, टीचिंग में स्टूडेंट को कुछ गाइड करना है सीएसआई के लिए, या किसी भी तरीके से आप पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास सीवी में ये आपके पास एक क्वालिटी है और यू कैन से एक अचीवमेंट मेंशन हुआ है कि आपने एक पेपर लिखा है और आपके पास एक पब्लिकेशन है, तो वहीं से ही आपको एक प्रेफरेंस मिल जाता है, यहीं से ही चालू होती है आपकी जर्नी। तो आप किसी भी फैकल्टी टीचिंग पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज, आपका जहाँ पे भी मन है, आपका कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का मन है, किसी इंस्टीट्यूट में जाने का मन है, आपको यूनिवर्सिटीज में जाने का मन है, तो आप किसी भी रूप में एज अ प्रोफेसर काम कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज पेटेंटिंग नॉवल वर्क।
मान लीजिए आपने कुछ डिस्कवर किया, फाइंडिंग्स तो पब्लिश कर दी, लेकिन आप उसको क्या सकते हैं, अपने नाम पे पेटेंट करा सकते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज IPR। तो आप किसी भी अपने नॉवल वर्क को पेटेंट करा सकते हैं, और अगर आप पेटेंट कराने लग जाएंगे, अगर आपने करा लिया, तो आपको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड, राइट? बिकॉज आपने उस फील्ड में लग करके काम किया और आपको अल्टीमेटली क्या हुआ, पेटेंट के रूप में आपका वो वर्क सामने आया। साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने पेपर तो आया है, पेटेंट भी आया, तो आपको बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड है, और आप इसको एक शानदार तरीके से अपने CV में मेंशन करते हैं। और जब आप अपने CV में पेटेंट पब्लिश कर दिया और मेंशन कर दिया, उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता, ठीक है? तो अगर आपका बहुत अच्छा पेपर है पर पेटेंट नहीं है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट पेपर है, जो कि सभी के पास नहीं होता। मतलब आपने लग के काम किया। पेपर क्या होता है, हमने लग के काम किया उस फील्ड में 5 साल तक, ठीक है? अगर आपने PhD किया, नहीं अगर ऐसे ही आ गया है तो आपने कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस होगा 1 से 2 साल का, तो उसी से भी पेपर आ गया। तो मतलब अगर आपकी कोई भी नॉवल फाइंडिंग्स है, तो आप अपने साइंटिस्ट के साथ, अपने सुपरवाइजर, अपने गाइड के साथ मिलकर डिस्कस करके, और आप उसके अपने पेटेंट को, अपने नॉवल वर्क को पेटेंट करा सकते हैं। तो ये है सारी इंपॉर्टेंस रिसर्च पेपर की, जो हमने ऑल 10 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे बात आती है, हमारा सब्जेक्ट था, क्या ये जरूरी है कि हमें पब्लिकेशन होना चाहिए तभी हम PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं अब्रॉड? क्या ये सच में ज़रूरी है? क्योंकि अगर जिसके पास पब्लिकेशन नहीं होगा, क्या वो सच में PhD के लिए बाहर जा नहीं सकता? तो हम इस मैटर में डिस्कस करते हैं, क्या ये सच में ज़रूरी है? सो डू यू रियली नीड पब्लिकेशन वाले अप्लाइंग फॉर PhD अब्रॉड? क्या सच में पब्लिकेशन की ज़रूरत है अगर हमें PhD में जाना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, वेदर इट इज़ UK, US, कहीं पर भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, क्या सच में चाहिए? तो हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं आपके PhD में एंटर करने के लिए। हम क्या बोल रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करेंगे आपके PhD में एंटर करने के लिए, और उसी बेसिस से हम कंक्लूड करेंगे क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली हमको इसका आंसर चाहिए, हमें आंसर चाहिए, डू यू रियली नीड पब्लिकेशन वाले अप्लाइंग फॉर PhD अब्रॉड? तो हम फैक्टर्स देखेंगे, द डिसाइडिंग फैक्टर्स टू गेट इनटू PhD। क्या क्या फैक्टर होने चाहिए एक PhD में अप्लाई करने के लिए और उसमें एंटर करने के लिए, उस फेज को एंटर करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर इज पोटेंशियल टू बिकम एन एक्सीलेंट रिसर्चर। आपके पास एक पोटेंशियल होना चाहिए कि आप एक एक्सीलेंट रिसर्चर के रूप में सामने आएंगे। सपोज आपने बाहर कहीं पे भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहां पे आपने साइंटिस्ट ने, एक पैनल ने आपसे क्वेश्चन किया, पैनल आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका क्या होगा, उससे आपसे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपसे वो एनालाइज करते, वो क्वेश्चन इंटरप्रेट करने आना चाहिए। क्योंकि अगर आप वहां फेल हो गए, मतलब आपके पास एक पोटेंशियल नहीं है एक रिसर्चर को, एक एक्सीलेंट रिसर्चर बनने का। क्योंकि अब्रॉड में एडमिशन लेना उतना ही आसान नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसर्च स्किल होना चाहिए। जिसके पास भी रिसर्च स्किल है तब तो बहुत इजी है उसका किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में PhD के लिए जाने के लिए। तो आपके पास एक वो पोटेंशियल होना चाहिए कि आपके पास जो भी पैनल की तरफ से क्वेश्चन आए, आप उसको उसी समय एनालाइज करके, अपना कुछ मिनट लेकर के आप उसे आंसर कर पाए। तो एक पोटेंशियल होना चाहिए कि जो आपसे पूछा जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आप उसको प्रॉपर एनालाइज कर पाए और आप उस एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन का एक अच्छे से एक्सपेरिमेंट बना के उसका फाइनल आंसर दे पाए। सेकंड इज नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग्स अटेंडेड। सभी क्या करते हैं, सभी MSc और BSc करके आए हुए होते हैं। जैसे हमने बात किया है कि BSc होता है, फिर MSc होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनर एंड मेजर ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिसर्टेशन। सभी करके आते हैं। अगर हम कोविड केस को छोड़ दें, कुछ तो हमने सीखा ही होता प्रैक्टिकल में। तो जब हम अपने BSc डिसर्टेशन, दैट इज माइनर ट्रेनिंग, एज वेल एज MSc डिसर्टेशन, दैट इज कॉल्ड एज मेजर ट्रेनिंग, जब हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पैनल की तरफ से कि हमने अपने डिसर्टेशन में क्या काम किया, हमारा क्या फाइंडिंग्स था, क्या आउटकम था, हमारी हाइपोथेसिस क्या थी, हमने कैसे स्टार्ट किया था वर्क, क्या हमारे पूरे प्रोसेस थे, हमने कौन कौन सी टेक्निक यूज की, इस टेक्निक का क्या यू कैन से प्रिंसिपल होता है, मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म होता है। ये सारी चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका इंटरव्यू डिसाइड होता है। अगर आपने इस राउंड को क्वालिफाई कर लिया तो वहीं से पॉजिटिविटी आ जाती है इंटरव्यूअर के मन में। ऑल्दो ये बहुत ईजी है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब भी उनसे डिसर्टेशन से क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ पे आंसर नहीं कर पाते। भले ही उनने किया होता है, वो लोग रिवाइज नहीं करके गए होते, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि शायद कुछ बहुत हाई फाई पूछा जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, आपने डिसर्टेशन कहाँ से किया, आपने किस लैब से किया, आपने किन के अंडर किया, आपने क्या सीखा, ये अल्टीमेट क्वेश्चन होता है। सीख के क्या आए आप,
क्योंकि एमएससी तक तो सब कुछ पढ़ रहे होता है, उसके बाद हम क्या सीख के आए हैं वो हमारा मैटर करता है। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग जनरल इक्विपमेंट, अब हम सीख के तो आए होते हैं, कितना हमने इक्विपमेंट को हैंडल किया। कोई बात नहीं अगर आप लोग में से किसी ने भी हैंडल नहीं किया इक्विपमेंट्स, लेकिन जितना भी हैंडल किया, एक भी हैंडल किया, क्या आपको पता है कि उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये एक गलत बात होगी, एक निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा एग्जामिनर और यू कैन से इंटरव्यू के सामने। तो जब भी कोई भी टेक्निक आप मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि आपसे ही पूछा जाएगा आपने क्या किया, जब आपसे पूछा जाएगा आपने क्या किया डिसर्टेशन में, आपको सोच समझ के आंसर देना है। अगर आप छुपोगे, अपना टेक्निक्स रिवील नहीं करोगे तो ये आपके लिए बैड इम्पैक्ट है, आपके लिए ही लॉस है ये। क्यों? क्योंकि आपने अपनी टेक्निक नहीं बताई। और अगर आपने टेक्निक बता दी और अगर आपसे नहीं बन रहा तो ये भी लॉस है। तो सोच समझ के सारी चीजों का आंसर करना है। तो इसलिए टेक्निक्स को, सारी चीजों को रिवील करना, आपने जो पढ़ा था हमेशा ये क्या है, एडेड एडवांटेज है। लेकिन याद रखना जो भी टेक्निक्स आप बता रहे हैं उसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयार रहें, कहीं से भी क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये खुद में ही समझना होगा जो सामने वाला पैनल है वो कितना ही मतलब समझ सकते हैं, वो कितने ही इंटेलिजेंट है और खुद में ही बहुत यू कैन से बहुत अप टू द मार्क है। ठीक है, तो उनका दिमाग भी वैसे ही होता है और उनका वर्किंग जो ब्रेन होता है, जो मेमोरी जो काम कर रहा होता है, उनका क्वेश्चन भी वैसे ही सामने आता है। तो वो उसी तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे, जानबूझ के आप लोग को वो फंसाएंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन ही इसी तरीके का आता है। तो कोई भी जनरल इक्विपमेंट्स, नॉर्मल इक्विपमेंट्स, फ्लो साइटोमेट्री, पीसीआर, एलाइजा, इन सब के बारे में अगर कोई पूछ ले तो ये बन जाना चाहिए। तो जितना भी आपने इक्विपमेंट्स हैंडल किया है या बीएससी में या एमएससी में, उसको प्लीज लिख लीजिए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, किसी भी इंटर्नशिप के फॉर्म में कर लीजिए। आपको इंटर्नशिप चाहिए तो बायोटेक्निका में बहुत सारा इंटर्नशिप चल रहा है, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो जिसका भी एक गैप क्रिएट हुआ है आप उसको अभी से ही फिल करना चालू कर दीजिए, अगर आपका सच में ड्रीम है कि आपको पीएचडी के लिए बाहर जाना है। नेक्स्ट है एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल। किसी भी चीज को समझ में आना चाहिए। एक डेटा है, एक डेटा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मान लीजिए आपने एक प्रैक्टिकल कर लिया, एक एक्सपेरिमेंट, उस जो डेटा आउटकम होगा उसको इंटरप्रेट करने आना चाहिए, फाइनल एनालिसिस आनी चाहिए। हम इस डेटा को एनालाइज कर पा रहे हैं। आपने प्रैक्टिकल तो कर दिया लेकिन अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं ना। तो एनालिटिकल स्किल होना बहुत जरूरी है। एनालिटिकल स्किल होगा, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपने आइडियाज और अपने आउटकम्स को कैसे शेयर कर रहे हैं एक कम्युनिटी के साथ, तो वो भी मैटर करता है। तो आपके पास एक एनालिटिकल, एक कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। ग्रेटर होल्ड ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये भी हो सकता है आपसे डिसर्टेशन से ना पूछा जाए, आपसे सीधे सब्जेक्ट एरिया से पूछ लिया जाए। सपोज आप किसी लेट्स से मॉडल ऑर्गेनिज्म में काम करने जा रहे हैं पीएचडी अब्रॉड के लिए, पीएचडी करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपसे कुछ बेसिक नॉलेज तो पूछा जाएगा ना कि आपने सब्जेक्ट नॉलेज क्या है आपके पास, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या किसी भी मॉडल ऑर्गेनिज्म का कुछ तो उसकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी पूछी जाएगी ना। तो आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं मेक श्योर कि आपका उसमें सच में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मीन्स आपको उसके लिए नॉलेज है और आप सच में इच्छुक हैं उस फील्ड में काम करने के लिए। रिसर्च एप्टीट्यूड स्किल्स, सारी रिसर्च स्किल्स आपके पास होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, एरर आ गया, उसको वैसे डिजाइन करना, वापस से उसको एग्जीक्यूट करना, प्लान करना, हाइपोथेसिस डेवलप करना, इसके बाद इसका लिंक करना। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए जो आपके इंटरव्यू में आपके लिए टेस्ट की जाएंगी। अगर आपसे कोई पूछता है बेसिक कैलकुलेशंस, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशंस जो हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं, जो हम प्राइमर का कैलकुलेशन करते हैं, लेट्स से अगर आप किसी भी मॉल बायो के लैब में जा रहे हैं तो अगर नॉर्मल भी प्राइमर का कैलकुलेशन, ये स्टॉक है और इसे वर्किंग बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, तो आपको इतना छोटा बेसिक कैलकुलेशंस आना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशंस पर्टेनिंग टू लैब एज वेल एज लैबोरेटरी स्किल्स, तो आपको ये छोटी मोटी कैलकुलेशन सारी बनना चाहिए। जनरल लैबोरेटरी मैशर्स, जनरल लैब आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे लैब में काम होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, एक एटिकेट्स क्या होना चाहिए एक रिसर्चर के। हम बीएसएल लैब में जाते हैं तो हमको कैसे वर्क करना चाहिए, कौन सा डोर क्या, हमको कौन सी किट पहनना है, ये बेसिक चीजें हमको याद होना चाहिए। कौन सा बीएसएल लैब किसके लिए होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये होता है जनरल लैब मेशर्स। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन बीएसएल लैब्स एडेड एडवांटेज। अगर आपने कभी भी अपना रिसर्च एक्सपीरियंस कैरी आउट किया है आफ्टर योर एमएससी, लेकिन आप पीएचडी अब्रॉड करने जा रहे हैं, तो वहां पे अगर आपने कोई भी बीएसएल लैब में काम किया है, लेट्स से अगर आपने एमटीबी के साथ काम किया बीएसएल 3 लैब, तो आपका वहां पे एक एडेड एडवांटेज की तरह काउंट चालू हो जाएगा कि आपने कुछ बीएसएल लैब में काम किया है जो कि थोड़ा
ईजी बात नहीं है ना, ये सभी के पास नहीं होता। अगर आपने बीएसएल लैब्स में भी काम किया है तो आप अपने रिज्यूमे में वो भी मेंशन कर दो, ये भी आपके लिए एक एडवांटेज है, राइट। तो बीएसएल लैब के भी 4 टाइप्स होते हैं ना, बीएसएल 1 2 3 4, तो 3 यानी 4 में भी अगर आपने काम किया तो आप उसे मेंशन कर सकते हो कि हाँ मैंने ये काम किया है, तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज के रूप में सामने आएगा। पब्लिकेशन कैन बी अ साइन बट नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे पब्लिकेशन होगा तो वेल एंड गुड, पब्लिकेशन होगा तो सभी आपको बोलेंगे ना, क्योंकि उनको वहीं से पता चल जाता है ये कैंडिडेट के पास सच में रिसर्च एप्टीट्यूड स्किल्स हैं। तो अगर पब्लिकेशन होगा तो वहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा, आपका रास्ता बहुत क्लियर है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या आपका पीएचडी में सिलेक्शन नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये भी फैक्टर्स हैं, अगर पब्लिकेशन नहीं है तो ये सारे फैक्टर्स आपके चीज़ों को ओवरकम कर देंगे, क्योंकि आपके पास इतनी सारी स्किल्स हैं। मतलब पब्लिकेशन ही बस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास अगर इतने सारे भी फैक्टर्स हैं तो आप बिल्कुल बाहर जा सकते हैं। आप अगर कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ों में, आपने जो काम किया, अगर आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से बनती है तो आप बिल्कुल भी बाहर जा सकते हैं और कहीं पे भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। हाई थ्रूपुट टेक्निक्स एंड एडवांस रिसर्च। अगर आपने किसी भी एडवांस रिसर्च को किया है, अगर आपके पास एनजीएस का यू कैन से अगर नॉलेज है, आपके पास अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स का नॉलेज है, पाइथन का नॉलेज है, आरएनए सीक टेक्निक का नॉलेज है, अगर आपके पास ये आरएनए सीक सीक्वेंसिंग, ये सारी चीज़ों का नॉलेज है, तब तो आपके पास एक एडवांस रिसर्च स्किल्स भी है। तब तो ये आपके लिए, फिर से मैं बोल रही हूँ, एक एडेड एडवांटेज के रूप में आएगा। एडेड एडवांटेज मीन्स क्या होता है? जो सभी के पास नहीं होता, जो अगर मेरे पास है वो मेरा एडेड एडवांटेज है ना, तो वो मेरा एडेड एडवांटेज होगा जो कि मेरे सीवी में मेंशन होगा, जो कि अट्रैक्ट करेगा एक इंटरव्यूअर को। तो अगर आपके पास एडवांस रिसर्च स्किल्स है तो वो आपके लिए भी एडवांटेज के रूप में है। प्रेजेंटिंग पेपर्स इन कॉन्फ्रेंसेस। अगर आपने कोई भी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, एम्बो कॉन्फ्रेंस या कहीं पे भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, नॉर्मल कॉन्फ्रेंस में भी आप गए हैं, अगर आपने अपने पेपर को पब्लिश किया है, एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, पब्लिश किया है, आपके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ये बताएगा कि आप उस फेज में एंटर कर चुके हैं, आप उस अपने एक पहली सीढ़ी, एक पहला स्टेप ले लिया है। क्यों? आपको एक लिखने की कला आ चुकी है, एक साइंटिफिक राइटिंग एबिलिटी है आपके पास। आपको पता है एक रिसर्च एप्टीट्यूड स्किल क्या होता है, कैसे हमें एक एटिकेट्स होना चाहिए हमारा एक रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। क्योंकि जब भी आप पीएचडी के लिए जाएंगे अब्रॉड या कहीं पे भी, तो आपको कोई बेसिक चीज़ें नहीं समझाएगा ना। बेसिक चीज़ें नहीं समझाने के लिए, उस चीज़ों को बचाने के लिए, इतना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करने के लिए, आपको यहीं पे इंटरव्यू में टेस्ट किया जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर पब्लिश किया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको पता है लैब को कैसे हेल्दी बनाना है, हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करना है, हैप्पी रिलेशनशिप्स बनाना है, एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बनाना है, एक किसी भी अपनी चीज़ों को, अपने लैब के आउटकम्स को प्रोडक्टिव बनाना है, मतलब आपको बहुत अच्छा काम करना है। अगर आप एक लैब को सच में वॉलेंटियर कर रहे हैं, पूरा उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब आपको पता है कि एक रिसर्च स्किल क्या होना चाहिए, तो एक ये भी फैक्टर बन जाता है। तो आप इसको भी अपने सीवी में मेंशन कर सकते हैं। आपने कोई भी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स की है, कहीं पे भी जाकर अगर आपने इंटर्नशिप्स की है और अगर आपके पास 2 या 3 इंटर्नशिप्स भी है तो भी आपके लिए एक एडेड एडवांटेज की तरह आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पब्लिकेशन ही सामने आए, आपके पास अगर इतने भी एडवांटेज है ना तो भी लोग चले जाते हैं बाहर। तो ज़रूरी नहीं है, अगर कोई भी आपका फ्रेंड है, अगर आपने पूछा होगा कि आप बाहर कैसे गए अपने पीएचडी करने के लिए, तो वो ये नहीं बताएगा यार मेरे पास पब्लिकेशन था और मैं ये किया था, ऐसा नहीं। वो कितना कॉन्फिडेंट था अपने इंटरव्यू के टाइम, उसने उनसे जो पूछा गया बेसिक क्वेश्चन उन्हें कैसे आंसर किया। एटलीस्ट उसने अपना एमएससी का डिसर्टेशन और बीएससी का डिसर्टेशन अच्छे से पढ़ा होगा, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, बेसिक चीज़ों को क्लियर किया होगा, बेसिक इंस्ट्रूमेंट को क्लियर किया होगा, जो सारे इंस्ट्रूमेंट यूज में आते हैं लाइक पीसीआर, एलाइजा, कम से कम छोटी छोटी चीज़ें तो आना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैसे वर्क करता है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, तो ये बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये आपको सारी चीज़ें बनना चाहिए। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इंक्रीज द चांस। अगर आपके पास एक रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस है और आपने कुछ अच्छे खासे लैब से या किसी भी लैब से काम किया है, तो वहाँ पे एक सुपरवाइजर के नाम का या आपके लैब के नाम का या आपके वर्क के नाम का एक टैग लगता है। ये यहीं से इंक्रीज करता है आपके चांसेस को ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड फॉर योर पीएचडी इन अब्रॉड। तो अगर आपके पास कोई भी टैग है ऐसा, आपने रिसर्च एक्सपीरियंस किया है, तो आप बिल्कुल बेशक इसको अपने रिज्यूमे में मेंशन करिए, क्योंकि यहीं से ही इंटरव्यूअर आपके लिए अट्रैक्ट होते हैं और आपको सेलेक्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर योर करियर।
द नेक्स्ट इज इफ वर्कड इन एनी इन्फेक्शियस मॉडल। अगर आपने कभी भी इन्फेक्शियस मॉडल में काम किया है, लाइक लेट्स से अगर आपने किसी भी मॉडल ऑर्गेनिज्म में काम किया है, किसी भी ट्यूबरक्लोसिस में काम कर रहे हैं, अगर आपने कोई एनिमल रिसर्च किया, अगर आपने कोई अपना फर्दर कैरी आउट किया अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को, तो ये भी बहुत होगा अच्छा आपके लिए। तो अगर आपने किसी भी कैंसर बायोलॉजी या HIV या ट्यूबरक्लोसिस या किसी भी इन्फेक्शियस मॉडल में या किसी भी रिसर्च को कैरी आउट किया इन द फील्ड ऑफ इन्फेक्शन बायोलॉजी, देन इट विल बी अगेन एन एडेड एडवांटेज फॉर ऑल ऑफ यू। द नेक्स्ट इज पब्लिशिंग ऑफ बुक चैप्टर्स, ये हमने डिस्कस किया है। पेटेंट हो या कोई भी नोवेल फाइंडिंग्स हो, इससे भी आपका पता चलता है, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड स्किल सामने आता है। एंड द लास्ट इज एनिमल हैंडलिंग। अगर आपने एनिमल हैंडलिंग की हो, वो भी आपको प्रेफरेंस देता है कि हाँ इनने एनिमल हैंडलिंग की है, क्योंकि आजकल सारा रिसर्च ट्रांसलेशनल है। ट्रांसलेशनल रिसर्च करने के लिए हमें पहले एनिमल फाइंडिंग करनी पड़ती है, कुछ एनिमल में एक्सपेरिमेंट्स डील करने पड़ते हैं, और एनिमल में एक्सपेरिमेंट डील करने के लिए मजाक नहीं है, एक माइस हैंडलिंग भी आना चाहिए, एप्स की हैंडलिंग, लाइक अगर मंकी में करना है तो मंकी हैंडलिंग आना चाहिए, अगर आपको रैबिट में करना है तो रैबिट का हैंडलिंग आना चाहिए। तो ये कुछ ईजी नहीं होता। अगर आपने एक भी हैंडलिंग सीखा है, इवन आपने बागसी माइस का सीखा है, अगर आपको माइस हैंडलिंग भी आता है, अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट को या अपना जो भी आपने डिस्कवर किया उसको माइस में इंजेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आप उसे हैंडल कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ये भी एक प्रेफरेंस बन जाता है और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे, क्या सच में पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है? तो आप जब ये सारे फैक्टर्स देखे होंगे जो हमने देखा, डिसाइडिंग फैक्टर्स टू गेट इनटू PhD, जब आप इतने फैक्टर्स देख लिए तो आपको खुद क्या लगता है, क्या पब्लिकेशन सच में इंपॉर्टेंट है? अगर आपने ये फैक्टर्स देखे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, हमने यहाँ पे 10 to 15 फैक्टर्स डिस्कस किए, अगर हम 10 to 15 फैक्टर्स को साइड में रखें और एक पब्लिकेशन को साइड में रखें, तो क्या पब्लिकेशन मोर इंपॉर्टेंट है कि 15 फैक्टर्स? ऑल्दो पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिकेशन होगा तो हमने खुद ही डिस्कस किया है, पब्लिकेशन से आपको क्या होगा, पब्लिकेशन से आपको एक चांस मिलेगा आगे जाने के लिए। ठीक है, जैसे हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, पब्लिकेशन कैन बी अ साइन बट नॉट इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा होगा कि पब्लिकेशन होगा, बट अगर किसी के पास नहीं है तो क्या घबराने की जरूरत है कि हम PhD के लिए बाहर नहीं जा पाएंगे या उनका ड्रीम है वो पूरा नहीं हो पाएगा? क्या ऐसा है? अगर आपके पास ये सारे फैक्टर्स भी हैं अदर देन पब्लिकेशन, तो क्या आपको वो काम नहीं आएंगे? बिल्कुल काम आएंगे। जी हाँ, आपको ये सारे फैक्टर्स बिल्कुल काम आएंगे एक PhD में एंटर करने के लिए। PhD एक पब्लिकेशन से बस डिसाइड नहीं होता, पब्लिकेशन एक पॉजिटिव पॉइंट है अगर किसी भी एस्पायरेंट के पास है या किसी भी स्टूडेंट के पास है जो PhD करना चाहते हैं। लेकिन अगर PhD के लिए पब्लिकेशन नहीं है तो क्या इससे ये डिसाइड नहीं होता कि आप बाहर नहीं जा सकते? अगर आपके पास ये फैक्टर है, आप इनफ कॉन्फिडेंट इनफ हैं, और अगर आपके पास गुड होल्ड है अपने सब्जेक्ट का, आप अपने डिसर्टेशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आपके पास कुछ लैबोरेटरी मेजर्स है, इक्विपमेंट्स का नॉलेज है, इतना ही अगर आपके पास है तो आपको बहुत इजीली ही सेलेक्ट कर लिया जाएगा। पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट अगर नहीं भी है तो ये सारे फैक्टर्स आपको अपने अपस्किल करने हैं ताकि जो आपका पब्लिकेशन वाला गैप है वो फिल्ड हो जाए बाय ऑल दीज फैक्टर्स। तो इससे ये समझ में आता है जो हमने क्वेश्चन पूछा था शुरू में स्टार्टिंग में फैक्टर्स को डिस्कस करने के लिए, डू यू रियली नीड पब्लिकेशन टू गेट इनटू योर PhD? इसके बाद हमने फैक्टर डिस्कस किए थे ताकि फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद आप खुद ही इसका जवाब ढूंढ पाएं। तो आई थिंक आपने जवाब ढूंढा होगा कि नहीं, पब्लिकेशन एक बहुत अच्छा साइन होता है, एक बहुत पॉजिटिव चीज है आपको आगे ले जाने के लिए, आपको एक आगे अपना करियर डिसाइड करने के लिए, आपको PhD में एंटर करने के लिए, आपको अपने PDF आगे करने के लिए, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो या आप किसी भी रिसर्च में। लेकिन अगर आपके पास दूसरे फैक्टर भी हैं तो आप उसकी वजह से भी आप आगे जा सकते हैं, अपने PhD में एंटर कर सकते हैं। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, डू यू रियली नीड PhD publication while applying for abroad? So the answer is no. अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं भी है तो भी आप इन सारे फैक्टर्स को अपस्किल कर सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल तैयार कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट कॉल के लिए। जब भी एप्लीकेशन ओपन हो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप अपने PhD के लिए या अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स देखा है, तो जिन्हें भी अभी भी इनका स्किल्स अपग्रेड नहीं है, उन्हें अभी थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, उन्हें कोशिश करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा अपने आप के लिए डेडिकेट होने की ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे भी इंटर्नशिप अटेम्प्ट कर सकते हैं बायोटेक्निका में, या आप कोई भी कहीं पे भी जा सकते हैं, या आप कोई भी अपने रिसर्च एक्सपीरियंस के लिए वर्क जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी लैब में वर्क करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सैलरी बिल्कुल मत देखिए, आप एटलीस्ट सीखने के लिए जा रहे हैं। जब भी सीखने की बात आती है तो वहाँ सैलरी की बात नहीं आती, क्योंकि वहाँ सीख रहे होते हैं। अगर सैलरी इंपॉर्टेंस बनती
हैं तो सीखना आपके लिए दूसरे पॉइंट पर है, सेकंड पॉइंट पर है। जब आपके लिए सीखना इंपॉर्टेंट है मतलब वो नंबर 1 पॉइंट है, तो आपके लिए सैलरी पीछे आती है। तो जो भी सैलरी मिले एटलीस्ट इतना मिलना चाहिए कि आपका डेली रूटीन या जो डेली नीड्स है उसका बेसिक पे आपको मिल रहा है, आपका उतना काम चल रहा है, आपको सीखने का मौका मिल रहा है। क्योंकि आपका अल्टीमेट ड्रीम क्यों है, आप इस वीडियो को तभी सुन रहे हैं क्योंकि आपको पीएचडी अब्रॉड करना है, पीएचडी बाहर जा करके कहीं ओवरसीज एक अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी में करना है। अगर आपको करना है तो आपको ये सारी चीज को या सारी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हमने आज के वीडियो में ये देखा, तो आई होप मुझे सब कुछ जितना भी मैंने समझाया है आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा कि सच में पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है पीएचडी के लिए कि नहीं। तो ये हमने यहाँ पे अच्छा खासा डिस्कशन लिया, हमने यहाँ पे डिस्कस किया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिशिंग रिसर्च पेपर, अगर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन क्या क्या फैक्टर्स होते हैं पीएचडी में एंटर करने के लिए। तो उसके साथ एक पब्लिकेशन भी चला आता है, लेकिन अगर पब्लिकेशन नहीं हो तो क्या ये बहुत टफ है पीएचडी अब्रॉड करना या कहीं पे भी बाहर जा करके पीएचडी को करना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास सारे स्किल्स है तो आप अपने पीएचडी या आप अपने किसी भी ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। और यहीं से ही अब अपने मैं वीडियो के लास्ट में आती हूँ। सो आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। अगर आपको लगता है कि सेशन हेल्पफुल था, डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस लिंक to all of your friends whosoever wants to pursue their PhD from abroad, and also subscribe to the channel that is Biotecnika. Meet you in the next video. Till next time, this is your host Riya from Biotecnika. Thank you everyone. Keep learning.